हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी ऑनलाइन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। यहाँ पे हम उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी समझेंगे, साथ ही साथ अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मौलिक अधिकारों का जो चैप्टर है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 से 3 नंबर। हमेशा किसी भी एग्ज़ाम को आप उठा के देख लीजिए, मौलिक अधिकारों से आपको जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो हमारी जो सीरीज चल रही है वो उसकी नेक्स्ट वीडियो है ये, और बाकी की वीडियो जो है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, अदरवाइज़ उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा वो है मौलिक अधिकार। देखिए, ये जनता को प्रदत्त संविधान द्वारा वे अधिकार हैं जो उनके हितों का संरक्षण करते हैं। मतलब संविधान में हमारे जो देश के नागरिक हैं उनको कुछ ऐसे मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और उनके हितों का संरक्षण करते हैं। संविधान में इसका वर्णन भाग 3 में किया गया है और अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक अगर देखा जाए तो जो जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन सभी में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। यानी कि भाग 3 और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जितने भी अनुच्छेद हैं हमारे, उन सब में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है मौलिक अधिकार हमारे पास हैं अभी। तो जब संविधान बना था उस समय जो है मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी वो 7 थी, लेकिन अभी उसको घटा के जो 6 कर दिया गया है। कौन सा मौलिक अधिकार जो पहले था उसको भी हटा दिया गया है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे कि कौन कौन से अधिकार जो हैं हमारे पास अभी मौलिक अधिकारों में है। तो सबसे पहले है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिया हुआ है। यहाँ पे 14 से 18 का मतलब ये है कि 14 से 18 के जो अलग अलग अनुच्छेद भी बनते हैं उनमें भी हमारे सामने जो है अधिकार दिए हुए हैं और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 14 में। 15 में धर्म, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये भी समानता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। तो इन सब को जो है अपने नोट्स बनाते चलेंगे, साथ साथ उसी के साथ साथ जो है रिवीजन भी हमारा होता जाएगा जो भी हमने चैप्टर पढ़े हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन अवसर की समानता। 17 में है अस्पृश्यता। ये आपने बहुत बार और बहुत सारे एग्ज़ाम में देखा होगा। ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि अस्पृश्यता से संबंधित जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो वो अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है। और एक क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि उपाधियों का अंत, ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उपाधियों का अंत जो है वो कौन से जो है अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो 18 में दिया हुआ है। उपाधियों के अंत का मतलब ये है कि जैसे पहले के जो राजा महाराजा होते थे उनको जो है महाराज की, सम्राट की या चक्रवर्ती की या इस तरीके की जो उपाधियां दी जाती थी, वो सभी उपाधियां जो है संविधान जब हमारा बना था वो उसमें जो है वो समाप्त कर दी गई हैं। लेकिन अगर हमारी संवैधानिक जो जितने भी अधिकारी हैं, संवैधानिक अधिकारी हैं, उनको अगर कोई उपाधि दी जाती है, जैसे कि हम अगर हमारी सेनाओं के बारे में बात करें तो उसमें जितनी भी पोस्ट होती हैं उनको अलग अलग जो है टाइटल दिए जाते हैं, तो उन टाइटल का जो प्रयोग है वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ ज़रूर समझनी है कि उपाधियों का अंत का मतलब है कि वो उपाधियाँ जो संविधान बनने से पहले राजा महाराजाओं के पास थी, जब उनको दी जाती थी, तो उनकी जो सभी उपाधियाँ थी वो ख़त्म कर दी गई थी। लेकिन जो हमारी संवैधानिक निकाय है उसके जितने भी अधिकारी हैं, अगर उनको कोई उपाधि दी जाती है तो उसको जो है वो रख सकते हैं कि जैसे कि जनरल, मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट। ठीक है, तो इस तरीके की जो उपाधियां हैं वो लोग यूज़ कर सकते हैं।
नंबर 2 है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में जो है जो वर्णन है वो 19 से लेके 22 अनुच्छेद में किया गया है। अब हम ये देख लेते हैं कि किस प्रकार की स्वतंत्रता की यहाँ पे बात कर रहा है। तो अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि व्यक्तियों को जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसमें जो है भाग हैं बहुत सारे, ये जो ABCDEF जो आप देख रहे हैं ये अनुच्छेद 19 के ही भाग हैं। 19 में ए में है बोलने की स्वतंत्रता, बी में है शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की, जैसा कि आप देखते होंगे कई बार जो है वो धरना प्रदर्शन होता है और अनशन वगैरह जो होते हैं वो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे कभी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि फला फला यहाँ पे इस जगह पे जो है लोगों ने अनशन किया तो वो उनकी कौन सी स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, तो आप ये कह सकते हैं कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, क्योंकि शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की जो स्वतंत्रता है वो हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें मिलती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। सभा व समूह बनाने की स्वतंत्रता ये भी इसी के अंतर्गत आता है कि हम अलग अलग प्रकार की सभाएं बना सकते हैं, समूह बना सकते हैं। और भारत में आवागमन की, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान की अगर जाने की बात की जाए तो ये भी एक जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है। भारत में निवास की स्वतंत्रता, यानी कि हम भारत के किसी भी हिस्से में जाके रह सकते हैं, ये भी हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है। और लास्ट है भारत में आजीविका की स्वतंत्रता, यानी कि हम कहीं पे भी जाके कोई भी रोजगार जो है वो कर सकते हैं, ये भी हमारी किस में आता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखेंगे। इसमें से आपसे क्वेश्चन जो है कई बार पूछ लिया जाता है और आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर आप शांतिपूर्ण रूप से इकट्ठा हो रहे हैं या सभा या बना रहे हैं तो वो कौन सी प्रकार की स्वतंत्रता है, तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके की स्वतंत्रता है, तो वो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये हो गया अनुच्छेद 19 के बाद अनुच्छेद 20 है। अभी हमारा जो चल रहा है वो है अब स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। तो 20 में जो है ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक जो दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 20 की अगर बात करें तो यहाँ अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है कि यानी कि अगर कोई अपराधी है तो उसको भी कुछ अधिकार जो है हमारे संविधान ने दिए हुए हैं। वो कौन से अधिकार हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है टोटल उसको 3 अधिकार जो है संविधान की तरफ से प्राप्त हैं। कौन कौन से अधिकार हैं? नंबर 1 कि अपराध के समय जो कानून था उसी के अनुसार सज़ा दी जाएगी। मान लेते हैं कि किसी ने जो है चोरी करी 2010 में, लेकिन क्या हुआ कि उसके ऊपर जो है आरोप सिद्ध नहीं हो पाया और आरोप सिद्ध होते होते जो है 2 से 3 या 4 या 5 साल लग गए या 10 साल भी लग गए हैं। तो 10 साल बाद की जो सज़ा होगी, यानी कि 2020 में जो होगी वो सज़ा नहीं मिलेगी उसको। सज़ा उसको उतनी ही मिलेगी जिस समय उसने अपराध किया था, यानी कि 2010 में जिस आदमी ने जो अपराध किया था उसी समय उस सज़ा के लिए जो अपराध के लिए जो सज़ा थी वही होगी। नंबर 2 है खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का जो है कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा कि आप जो है अपने ही खिलाफ गवाही दें। ये भी जो है हमारी स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। नंबर 3 अपराध के लिए एक ही सज़ा दी जाएगी, यानी कि अगर उसने एक अपराध किया है तो एक ही बार सज़ा दी जाएगी। ये नहीं है कि उसने अगर आज चोरी की है तो आज उसको सज़ा मिली, कल भी उसको मिलेगी, परसों भी उसको सज़ा मिलेगी, ऐसा नहीं है। उसको एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगी। तो ये था हमारा अपराधी को सिद्ध घोषित होने के संरक्षण में स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता में अनुच्छेद 21 में क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बार आपसे जो है घुमा फिरा के पूछा जाता है और ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जीवन जीने का अधिकार जो है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हमें दिया गया है और ये हमारे कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो जीवन जीने का अधिकार जो है हमारी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है और ये जो है अनुच्छेद 21 में दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए जीवन जीने का अधिकार यानी कि दैहिक स्वतंत्रता, हम अपनी मर्जी से
जी सकते हैं, जैसे कि अच्छा पानी पीने की हमें हमारा राइट है, अच्छी वायु में रहने का हमारा राइट है, भोजन प्राप्त करना या निजता यानी कि प्राइवेसी का जो अधिकार है वो भी हमारा, जो प्राइवेसी का जो राइट है वो भी हमारा किसके अंतर्गत आता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। एक बार जो है यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि अब आप जो है अपनी मर्जी से किसी मतलब स्त्री या पुरुष से शादी करना चाहते हैं तो वो अधिकार आपका कौन से जो है अधिकार के अंतर्गत आता है और वो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये हम बताएंगे कि ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है और ये अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमें प्राप्त है। यहाँ पे अगर हम बात करें 21A, ये जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया है। यहाँ पे 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार इसमें जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें अनुच्छेद 22 की, तो यहाँ पे भी गिरफ्तारी के संरक्षण में है। अगर कोई किसी को जैसे पुलिस है वो गिरफ्तार करके लेके जाती है तो उसके संबंध में हमारे संविधान ने जो है कुछ अधिकार दिए गए हैं। वो कौन से अधिकार हैं देखिए, नंबर 1 की कारण पूछने का, कि अगर आपको कोई गिरफ्तार करके ले जाता है तो आप ये पूछ सकते हैं कि हमें किस अपराध के दोषी होने के कारण हमें गिरफ्तार किया जा रहा है या हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ये आप उनसे पूछ सकते हैं। 24 घंटे के अंदर जो है न्यायपालिका में जो है आपको उपस्थित किया जाएगा, यानी कि जो आपका न्यायपालिका या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, कहीं पे भी उनको जो है आपको उपस्थित करना पड़ेगा। इसमें जो है आने जाने का समय जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारा अधिकार है। मनपसंद कानूनी सलाह या वकील कर सकता है, ये भी हमारा अधिकार है। हम किसी भी वकील को हम हायर कर सकते हैं और ये हमारा जो है गिरफ्तारी के संरक्षण के जो कानून है उसमें लिखा हुआ है, जो आईपीसी की जो धाराएं हैं उनमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी प्रकार का कोई शोषण हो रहा है उसमें जो अधिकार दिए गए हैं वो अनुच्छेद 23 और 24 सिर्फ 2 ही हैं। ये जो है अनुच्छेद 23-24 में दिए हुए हैं। इसमें अनुच्छेद 23 में लिखा हुआ है मानव व्यापार, बंधुआ मजदूरी एवं बलाश्रम, यानी कि मानव व्यापार यानी कि जो ट्रैफिकिंग होती है लोगों की, यानी कि लोगों की कहो या बच्चों की कहो या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है मानव व्यापार किया जाता है, उनको ज़बरदस्ती बंदी बना के ले जाया जाता है किसी भी तरीके से। बंधुआ मजदूरी आप समझते होंगे। बलाश्रम का मतलब होता है ज़बरदस्ती किसी से काम कराना वहाँ पे रोक करके, तो वो भी जो है अनुच्छेद 23 में दिया हुआ है। 24 में जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कार्य पर रोक है। यहाँ पे दोनों में ही एक ही तरीके की बात है, लेकिन यहाँ पे 24 में जो है वो बच्चों के, स्पेशली बच्चों के काम पर रोक है जो 14 से कम आयु के। और ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कार्यों पर रोक है, यह कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 24 में। नेक्स्ट जो हमारा अधिकार है नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये क्या है, धर्म, जो भी हम धर्म मानते हैं उसके बारे में हम कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हमारे लिए स्वतंत्रता का में अधिकार में आती हैं वो हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसका वर्णन किया गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता होती क्या है। तो अनुच्छेद 25 में दिया हुआ है कि धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। देखिए, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं यानी कि उसके नियमों को मान सकते हैं, ठीक है, और उसका प्रचार भी कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारे जो देश में जो है अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, वो लोग जो है अपने तरीके से उसको मानते भी हैं, उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं। तो ये स्वतंत्रता उनको संविधान के द्वारा प्राप्त है, जो कि हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है कि धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। धार्मिक प्रबंधन
करने की स्वतंत्रता, यानी कि जैसे कि आप ये कहें कि हमारे यहाँ पे जैसे गुरुद्वारा वगैरह में जो लंगर वगैरह लगते हैं या भंडारे जो हमारे यहाँ पे होते हैं बहुत सारे, या जो और भी कई तरीके की पूजा पाठ होती है, इस तरीके की जो प्रबंधन है वो भी करने की स्वतंत्रता हमें कहाँ से मिलती है? धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत, और ये अनुच्छेद 26 में लिखा हुआ है। 27 अनुच्छेद की बात करें तो धार्मिक कार्यों को संपोषित करने की, जैसे धर्म से जुड़े हुए कोई भी कार्य है, जैसे कि पूजा पाठ हो गया, कीर्तन हो गया, यज्ञ हो गया, इस तरीके के जो कार्य हैं वो भी हम कर सकते हैं, या कोई भी और कार्य है जो धर्म से रिलेटेड हम कर सकते हैं, तो वो सभी स्वतंत्रता हमें कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 28 में लिखा हुआ है धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, यानी कि अगर धार्मिक शिक्षा से संबंधित कोई भी सभा है, संगठन है, उसमें हम उपस्थित हो सकते हैं और वहाँ पे जा सकते हैं, ये हमें स्वतंत्रता दी हुई है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। इन सभी को जो है आप नोट करते चलिएगा और इसका रिवीजन बार बार करते रहिएगा, आपको जल्दी से याद हो जाएंगे। और यहाँ पे हम देख लेते हैं सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। ये जो है आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे अल्पसंख्यकों को दिया हुआ है। अल्पसंख्यकों से संबंधित ही ये जो है एक अधिकार बनाया गया है। यहाँ पे क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों का रक्षण करना, और उनके 29 में और 30 में क्या दिया हुआ? शिक्षा संबंधित। सिर्फ हितों का, एक 29 में दिया हुआ है हितों का संरक्षण और 30 में दिया हुआ है शिक्षा संबंधित अधिकार। नंबर 6 है लास्ट हमारा मौलिक अधिकार जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिकार है हमारा ये। इसमें होता क्या है कि जो उपरोक्त जितने भी अधिकार हमने अभी तक पढ़े हैं, जितने भी अनुच्छेद पढ़े, उसमें हमें अलग अलग टाइप के जो अधिकार मिले हैं, तो उनको अगर कहीं पे भी हनन होता है, अगर आपको लगता है कि वो अधिकार हमें नहीं मिल रहे हैं या मिल रहे हैं तो उनका शोषण हो रहा है या किसी तरीके का उसमें हनन हो रहा है, या आपको कुछ डाउट लगता है, तो आप सीधे तौर पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो कि हमें जो है इस अधिकार, हमारा ये अधिकार का हनन हुआ है, तो इस संबंध में जो है हम सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा, हमने अभी देखा था कि जब संविधान हमारा बना था तो मूल संविधान में हमारे पास 7 जो है मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी जो है वो 6 हो गए हैं। तो जो 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको जो है हटा दिया गया है। कब हटाया गया है? ये हटाया गया 44वें संविधान संशोधन 1968 के तहत। इसको हटा के कौन से कानून में डाल दिया गया? इसको कानूनी अधिकार। और ये बहुत बार आपसे क्वेश्चन, आपने ये जो है मतलब अनगिनत बार आपने ये क्वेश्चन देखा होगा कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है, इसको संवैधानिक मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। और ये कौन से संविधान संशोधन में किया गया है? ये 44वें संविधान संशोधन में किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इससे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। कुछ जो क्वेश्चन है उस वीडियो की सीरीज़ में भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे हमने एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन की बात करी थी, वहाँ पे भी आपको कुछ मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्न मिल जाएंगे। और अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कौन से क्वेश्चन जो है अभी तक मौलिक अधिकारों से बनने की संभावना है और बने हैं। तो पहला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के कौन से भाग में दिया हुआ है। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो अभी हमने पढ़ा था कि ये भाग 3 में दिया हुआ है और 12 से 35 अनुच्छेद जितने भी हैं हमारे, उन सब में जो है क्या दिया हुआ है? मौलिक अधिकारों का वर्णन। यहाँ पे भाग पूछा है तो कौन से भाग में दिया हुआ है? तीसरे भाग में। नंबर 2, अस्पृश्यता का अंत कौन से अधिकार के अंतर्गत आता है? पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये कौन से अधिकार के अंतर्गत आता है? अभी हमने डिस्कस किया कि अस्पृश्यता का जो अंत है वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? ये होता है हमारा समानता के अधिकार के अंतर्गत। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सभी जो है वो समान है, तो हमें जो है कोई भी छुआछूत संबंधित कोई भी जो है ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो अस्पृश्यता का अंत जो है समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। और अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाता है तो अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने
सभा एवं समूह बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो ये हमारा आता है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। और ये इसका अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 19 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आपात स्थिति में कौन सा अधिकार निरस्त नहीं होता है? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि आपात की स्थिति में कौन सा जो अधिकार है वो हमारा निरस्त नहीं होता है। तो हमारा जो आपात की स्थिति में जो अधिकार है वो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, यानी कि स्वच्छ पानी, स्वच्छ वायु, स्वच्छ भोजन प्राप्त करना, निजता का अधिकार, ये सभी अधिकार जो हैं हमारे प्राण जीवन जीने का अधिकार जिसको हम कहते हैं उसके अंतर्गत आते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार रिपीटेडली पूछा जाता है और इसका अनुच्छेद भी पूछा जाता है। तो ये 21 अनुच्छेद में दिए हुए हैं कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो हमसे आपात की स्थिति में भी कोई नहीं छीन सकता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कौन से मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? सभी क्वेश्चन आप देखेंगे, सभी क्वेश्चन जो है रिपीटेडली आपसे पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कौन से मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी का नाम नहीं लिया जाता है, तो वो हो जाएगी प्रस्तावना। ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रस्तावना वाले चैप्टर में। और अगर नाम लिख के अगर आपसे पूछा जाता है तो ये हो जाएगा अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसका जो वर्णन है वो कहाँ पे किया गया है? इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 32 में किया हुआ है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है कि अगर आपको ये लगता है कि आपके किसी भी जो 5 मौलिक अधिकार हैं उनमें से किसी का भी अगर हनन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो है वो अपील कर सकते हैं। तो उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो कुछ रिट्स जारी करता है। टोटल रिट जो है उनकी संख्या है 5। तो ये कौन कौन सी रिट हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। इनसे संबंधित प्रश्न भी बहुत बार पूछे जाते हैं आपसे, तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका क्या अर्थ होता है? इसके जो शब्द होते हैं वो बहुत ही मतलब थोड़े से ये कहें कि कुछ टेक्निकल वर्ड हैं जिनको हमें याद करना ही करना है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि 24 घंटे के अंदर उसे एससी या एचसी यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। यानी कि अगर मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को जो है पुलिस द्वारा जो है अरेस्ट कर लिया गया है, तो उसको जो है उसका अधिकार ये है, जैसे कि हमने पढ़ा था, अधिकार है उसके पास में गिरफ्तारी से संबंधित अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर उसको जो है न्यायपालिका के सामने जो है प्रस्तुत करना है। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण में आता है। तो ये रिट जारी करता है कि आप अगर कोई नहीं करता है, पुलिस अगर उसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में के सामने समक्ष प्रस्तुत नहीं करती है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है एक आदेश जारी करता है जिसमें पूछा जाता है कि बंदे प्रत्यक्षीकरण का कि आपने इस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत क्यों नहीं किया। नंबर 2 आ जाता है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है सरकारी अधिकारी जो अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहे हैं उन्हें कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो किसी भी डिपार्टमेंट में ये परमादेश दे सकता है कि कोई भी अधिकारी जो ठीक से काम नहीं कर रहा है कि आप अपने कार्य का निर्वहन जो है वो सही तरीके से संवैधानिक ढंग से करें। नंबर 3 जो रिट है वो है प्रतिषेध लेख। इसका मतलब होता है ऊपरी न्यायालय नीचे न्यायालय को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट को आदेश देता है कि यह कार्य आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप इस पे कार्य ना करें, क्योंकि इनके जो कार्य होते हैं वो बटे होते हैं, तो वो भी जो है इसी के अंतर्गत आता है। उत्प्रेक्षण का मतलब होता है ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को आदेश देता है कि इस लंबित मुद्दे को मेरे पास भेज दिए। अब यहाँ पे ऊपरी न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को दे सकता है आदेश, और जो हाई कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आदेश दे सकता है
कि जो भी आपके पास अभी तक जो मुकदमा है वो चल रहा है, वो इतने टाइम से जो चल रहा है वो मेरे पास आप भेज दीजिए। नंबर 5 और लास्ट जो रिट है वो जो जारी की जाती है वो ये है अधिकार प्रक्षालेख। यदि किसी पद पर कोई सार्वजनिक अधिकारी बनता है तो वह अगर असंवैधानिक माध्यम से पद ग्रहण करता है तो उससे पूछा जाता है कि आपको क्या अधिकार है इस पद पर बने रहने का, यानी कि इस पद को ग्रहण करने का आपका क्या अधिकार है, इसके बारे में स्पष्टता। तो आपने देखा होगा बहुत बार जो है वो क्वालिटी चेक वगैरह का जो है ऑफिसर्स की क्वालिटी चेकिंग के जो ऑर्डर पास हो जाते हैं, कई बार बहुत जो है ऐसी कुछ प्रक्रियाएं हो जाती है, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो आज मौलिक अधिकारों के बारे में। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमने देखे हैं वो पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपनी तैयारी को जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी होने वाली है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली चैप्टर में। उसमें कॉन्सेप्ट प्लस आपके ऑब्जेक्टिव दोनों ही रहेंगे। और हमारी हिस्ट्री की जो सीरीज़ है वो भी चल रही है, वो भी आप प्ले लिस्ट में जाके क्वेश्चंस देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन आपको दोनों ही मिलेंगे वहाँ पे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।